हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया ना? तो हमने कल क्या पढ़ा था? वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो उसमें हमने इतनी एनर्जी भी नहीं लगाई क्योंकि एक क्वेश्चन आता है और बहुत बेसिक आता है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आता है या बेसिक डेफिनेशंस पर आता है। तो आज हम पढ़ने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूरी फिजिक्स में अच्छा माना जाता है और जिस पर 2-3 क्वेश्चन आते भी है। हो सकता है अगर हमारे 2 लेक्चर भी लग जाएंगे इस टॉपिक पर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप सब आज मेरे साथ क्या पढ़ोगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बाद पढ़ेंगे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। साथ में फिर पढ़ेंगे रोलिंग में पढ़ेंगे प्योर रोटेशन, फिर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मतलब रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये सब आप लोगों के सिलेबस में है। बात क्लियर है क्या? तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे हम किससे? सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? जब मैंने फोर्स पढ़ाया तो उस टाइम मैंने ये बताया कि फोर्स जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। कि अगर हमने फोर्स, वो सपोज हमारे पास कोई भी रॉड हो, 2D शेप हो, 1D शेप हो, 3D शेप हो, अगर हमने उसके किसी ऐसे पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया ताकि उसका ट्रांसलेशनल मोशन शुरू हो और उसका रोटेशन उस फोर्स की वजह से ना हो, तो मतलब वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास चौक है, मैंने क्लास में सब बच्चों को बताया भी होगा जिनको मैंने पढ़ाया होगा क्लास में। तो अगर मेरे पास चौक है, अगर मैं इस चौक पर फोर्स इधर अप्लाई करूँगा तो ये ऐसे घूमेगा, अगर इधर अप्लाई करूँगा ऐसे, इक्वल एंड अपोजिट कपल बनता है। बट अगर मैंने इधर अप्लाई किया सेंटर पर तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे मारूंगा तो आपकी ओर डायरेक्ट जाएगा। अगर मैंने ऐसे मारा तो क्या ऐसे 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 जाएगा। तो मतलब वही पॉइंट जिस पर हमने फोर्स लगाया ताकि नेट रोटेशन हुआ ही नहीं, तो अगर रोटेशन नहीं हुआ तो फोर्स हमने कौन से पॉइंट पर लगाया होगा? सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। क्या हम लिखेंगे? अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो या लिखी हो क्लास में, क्या लिखी है हमने? सेंटर ऑफ मास जो होता है, क्या होता है सेंटर ऑफ मास? वो पॉइंट, द पॉइंट ऑन ए बॉडी, इट मे बी इनसाइड और आउटसाइड, है ना? पढ़ाया है ना? इट मे बी inside or outside the point on a body where after the application of force translational motion may occur, क्योंकि फोर्स है, बट रोटेशनल मोशन विल नेवर टेक प्लेस बिकॉज एट दैट पॉइंट टोटल का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है। द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। बात क्लियर है क्या? ये हो गई डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम पहले बहुत देसी एग्जांपल से समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट पार्टिकल्स का क्या होता है, और फिर हम करेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिसमें हम अलग अलग बॉडीज का करेंगे। पहला, फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास समझ में आया। उसके बाद हम पहला क्या लिखेंगे? डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए जो क्लास में बच्चे थे वो फिर से याद कर लो, और जो नहीं थे
वो सुन लो। सपोज मेरे पास दो पार्टिकल्स है, एक है मास m1, एक है मास m2, टू पार्टिकल सिस्टम, मतलब टू पार्टिकल PARTICLE, टू पार्टिकल सिस्टम। सपोज मास m2 जो है वो बड़ा है m1 से, मास m2 जो है वो बड़ा है m1 से। अगर मैं बताऊंगा सपोज ये 5 kg है, ये 10 kg है, तो मैं बता दूंगा कि इनके बीच में एक रॉड है जो वेटलेस है। क्या है? इनके बीच में एक वेटलेस रॉड है। तो अगर मैं बताऊंगा कि मुझे उस रॉड ने इन दोनों ब्लॉक्स को या दोनों मासेस को कनेक्ट किया है, बिल्कुल रॉड के एक साइड एक मास है, दूसरे साइड दूसरा मास है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर मैं कहूँगा कि इस रॉड को हमने बैलेंस बनाना है, अगर मैं सेंटर पर करूँगा, क्या ये वेट ज़्यादा है तो क्या डाउनवर्ड आएगा? मतलब जब मैंने सेंटर पर ऊपर उठाया, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने इसको क्या दिया, कौन सा मोशन दिया? रोटेशनल मोशन। मतलब अगर मैंने सेंटर पर जोड़ दिया तो मतलब ये नीचे की ओर आया, इसने रोटेट किया, मतलब जहाँ पर मैंने वो हुक्का लगा दिया है, हुक लगा दिया, इसको हुक्का नहीं भैया, हुक लगा दिया है, वो सेंटर ऑफ मास नहीं है, हम सेंटर ऑफ मास के थोड़ा इधर है। क्लियर है क्या? सपोज पॉइंट ए का ऑब्जर्वेशन देखा जो L/2 एंड L/2। अब मुझे क्या करना है कि ये अगर डाउनवर्ड गिर रहा है, मतलब मुझे क्या, सपोज पॉइंट बी पर, बात क्लियर है क्या? पॉइंट बी पर अब मैंने हुक लगा दिया, जब मैंने हुक लगा दिया ये दोनों कैसे आए, इसी रॉड में हॉरिजेंटली उठ गए, तो मतलब बी जो है वो सेंटर ऑफ मास है, बी जो है सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि बी की वजह से इसने, बी पर इसने रोटेशनल मोशन नहीं किया, डायरेक्ट ट्रांसलेशनल हमने ऊपर उठाया इसको। बात क्लियर है क्या? सपोज ये जो है, अब सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज होता है? वो बॉडी, टू पार्टिकल सिस्टम में वो बॉडी जिसका मास ज़्यादा हो, सेंटर ऑफ मास उसी के क्लोज रहेगा। क्या लिखा आप लोगों ने? सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द बॉडी ऑफ हायर वेट, है ना? सेंटर ऑफ मास lies, center of mass lies closer to the heavier body, या heavier particle। बात क्लियर है क्या? मतलब अगर सपोज मैं कहूँगा ये x1 है यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक x2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस r है, दोनों पार्टिकल्स के सेंटर्स के बीच में, तो मुझे पता चला कि बॉडी अगर हैवियर है तो सेंटर ऑफ मास क्लोजर, मतलब ये हैवी है तो ये कम है तो ये ज़्यादा, मतलब x और m का क्या प्रोपोर्शनलिटी है? इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है क्या? दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए, x is inversely proportional to m। क्लियर है क्या? यही तो है, ऊपर वाले को ही हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, तो उसका मतलब है x1/x2 इक्वल्स टू किसके बराबर? m2/m1, हाँ या ना? x1/x2 इक्वल्स टू m2/m1। अगर हमने x1 निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? x1/x2 + 1, या x2 निकालेंगे फिर x1 निकालेंगे, इक्वल्स टू m2/m1 + 1, मतलब x1 + x2 डिवाइडेड बाय x2 इक्वल्स टू m2 + m1/m1, मतलब x1 + x2 कितना है? ये प्लस ये, मतलब r डिवाइडेड बाय x2,
इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। x2 इधर आएगा। बात क्लियर है क्या? या x2 बाई आर किसके बराबर? समझ में आया? कर सकते हो आगे? x2 बाई आर किसके बराबर? इक्वल्स टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1। मतलब x2 किसके बराबर? कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई क्या? समझ में आया? देख लो। x1 बाई x2 इक्वल्स टू m2 बाई m1, ऐड किया दोनों साइड 1, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई x2 इक्वल्स टू m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाई m1। तो r इक्वल्स टू x2 m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, या x2 इक्वल्स टू किसके बराबर? व्हाटसोएवर। क्या इसी तरह हम x1 भी फाइंड कर सकते हैं? इसको उल्टा करके बाद में 1 ऐड कर लो। बात क्लियर है क्या? समझ में आया? कर सकते हो ना सबको? क्लियर है क्या? इसी तरह अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम होगा जिसमें मोर देन 2 पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन करें इस पर। Two particles of mass 1 kg and 2 kg are located at x equal to 0 and x equal to 3 meter. Two particles of mass 1 kg and 2 kg are located at x equal to 0 and x equal to 3 meter. फिर फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें पता है, सपोज अगर ये x है यहाँ से दूर, ये कितना होगा? 3 माइनस एक्स। तो हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें पता है x1 बाई x2 इक्वल्स टू m2 बाई m1। x1 कितना है? x ले लो, डिवाइडेड बाई x2 कितना है? 3 माइनस एक्स ले लो, इक्वल्स टू m2 कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 1। तो कितना आएगा? x इक्वल्स टू 3 2 ज़ार 6 माइनस 2x, माइनस 2x इधर जाएगा तो प्लस 2x है ना, प्लस x इक्वल्स टू 6, 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 बाई 3 2 व्हाटसोएवर। अगर मीटर है तो मीटर में, मतलब x जो होगा 2 मीटर पर। क्लियर है क्या? 2 पार्टिकल सिस्टम में अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम होगा, अगर एग्जाम्पल अगर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम होगा तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। देख लो, फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स सबने फार्मूला लिखा है। इसका पहला केस हमने 2 पार्टिकल फॉर n पार्टिकल। फॉर n पार्टिकल्स सपोज ये xy प्लेन है, z भी हो सकता है, स्पेस। क्लियर है क्या? ये जो है पार्टिकल 1 है, इसका r1 यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, पार्टिकल 2 है, r2 पोजीशन वेक्टर है, m1 m2 का r2 एंड अप टू rn, r3 r4 rn mn। अगर मैं देख लूँगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू
ओरिजिन क्या होगा, किया है ना आप लोगों ने, RCOM इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 है ना, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। RCOM इक्वल्स टू वेक्टोरिकली M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस डैश 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 प्लस MNRN डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डैश 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 प्लस MN। क्या हमने ये किया है ना क्लास में? तो इसके मतलब x हो सकता है, XCOM जो होगा वो होगा M1x1 प्लस M2x2 प्लस डैश 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 प्लस MNxN डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 प्लस MN। ये होगा I कैप। इसी तरह y कोऑर्डिनेट में y आएगा एंड z कोऑर्डिनेट में z आएगा। बात क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? फार्मूला जितना इजी है उतने ही प्यारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। देख लो, ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। चलो स्क्वायर बनाते हैं। ये एंड ये, सपोज ये 1 kg है, ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 4 kg है। इसका साइड जो है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करके दो। स्क्रीन पॉज करो, 2 मिनट खुद ट्राई कर लो। जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो क्या पॉज करेंगे, वो तो मेरे साथ ही रहेंगे। देख लो, पहले कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम, किसी और कलर से लिखते हैं। चलो, इसको हम ओरिजिन मानते हैं 0,0। ओरिजिन चेंज करने से, अगर मैं इसको ओरिजिन मानता, ओरिजिन चेंज करने से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, बट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रियल में चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रॉड रखूँगा अलोंग एक्स एक्सिस तो प्लस x/2 आएगा उसका, या प्लस L/2 अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैंने अलोंग तो माइनस, मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह रहता है, बट ओरिजिन चेंज करने से उसके सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। x है 1 0 1 1 0, x0 y 1। y एक्सिस पर क्या x0 होता है, x एक्सिस पर y0 होता है। तो देख लो XCOM कितना होगा, M1x1, M1 कितना है 1 इंटू x1, या M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3। वहाँ एग्जाम में इतना नहीं होता है। M4x4 वहाँ डायरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। M1 कितना है, x1 कितना है 0 बनेगा। M2 x2, x2 कितना है 1 2 1 2, 1 इंटू 0 2 इंटू 1 3 इंटू 1 4 इंटू 0 3 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 10, मतलब वो बनेगा 0.5। 3 और 2 5/10। YCOM कितना बनेगा, M1 Y1 0, M2 Y2 0, M3 Y3 3, M4 Y4 4 डिवाइडेड बाई
10, तो कितना बनेगा वो 0.7, वही आएगा क्या, मतलब RCOM जो होगा वो होगा 0.5 I कैप प्लस 0.7 J कैप। क्लियर है क्या? समझ में आया? क्या इस एक्सिस पर लाई करेगा सेंटर ऑफ मास? अगर कभी क्वेश्चन में आए कि क्या इस एक्सिस पर लाई करेगा, क्या इस एक्सिस पर लाई करेगा, जो स्लोप है, स्लोप कितना है 7/5, स्लोप 1 नहीं है, स्लोप 1 नहीं है तो 45 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ना स्लोप +1 है ना स्लोप, मतलब इस एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करेगा इस पार्टिकल सिस्टम में। बात क्लियर है क्या? स्लोप जो होता है y/x 0.7/0.5, 7/5 ग्रेटर देन 1, मतलब किस पर लाई कर सकता है वो आप लोग आगे खुद देख लो, निकालना आएगा क्या? और एक क्वेश्चन करते हैं। COM का फार्मूला कुछ नहीं है, बट इसके क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सपोज ये 1 kg, ये 1 kg, ये 1 kg, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर। तो मुझे बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। शक्ल बनाई सबने, अब देख लो, इसको हम XY कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं। सपोज ये Y है एंड ये X है, ये X, ये Y। इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स X 3, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स X जो है 3/2 है, क्या है, X जो है 3/2, और Y कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 60 डिग्री। Y डिवाइडेड बाई 3 कौन सा 60 है, sin 60। Y/3 क्या है, sin 60। sin 60 किसके बराबर, √3/2 है ना, पक्का ना, तो 3√3/2, y = 3√3/2। बात क्लियर है क्या? तो क्या हम अब m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइड m1 प्लस m2 प्लस m3 कर सकते नहीं कर सकते हैं? इसी तरह कर लो, कितना आएगा XCOM, बोलो XCOM कितना आया, इक्वल्स टू m1 कितना है 1 × 0 0 प्लस m2 कितना है 1 × 3 3 प्लस m3 कितना है 1 × 3/2 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3/2 3 और 1.5 4.5 4.5/3 4.5/3 वही आएगा क्या, देख लो, तो 315,000 1.5 मीटर। इसी तरह YCOM इक्वल्स टू m1 0 आएगा, y1 m1 y1 m2 y2 0 आएगा, x एक्सिस पर y 0 होता है, m3 y3
m3 1 इंटू 3 रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1 3 मतलब रूट 3/2 मतलब 3/2 या 1.5 3/2 i कैप प्लस रूट 3/2 j कैप वही आएगा क्या? सबका आया? अरे बताओ, सबका आया? ओके। डिस्क्रीट पार्टिकल समझ में आए क्या सबको? उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? सिमेट्रिक बॉडीज। पहला सर्कल लो, स्फीयर लो, चाहे स्फीयर में हॉलो हो या सॉलिड हो, हमेशा सेंटर ऑफ मास ये रहेगा जियोमेट्रिकल सेंटर पर। दूसरा स्क्वायर, स्क्वायर के कहाँ पर होता है? इसके भी जियोमेट्रिकल मतलब वो पॉइंट जहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। या इसी तरह रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का कहाँ पर होता है? सेम ये COM है, ये COM है। रेक्टेंगल आ सकती है हमारे क्वेश्चन में, एक आर्क आ सकती है। आर्क याद रखो, अगर ये एक आर्क है, ये क्या ये एक रिंग है? तो अगर मैं कहूँगा कि इसका रेडियस जो है r है, क्या है? r है, और ये जो है नीचे भी थीटा बना रही है, ऊपर भी थीटा बना रही है, मतलब नेट कितनी है? ये 2 थीटा है ना। तो अगर ये नीचे भी थीटा बना रही है, ऊपर भी थीटा बना रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? देखो, जितना ऊपर है उतना नीचे है। क्लियर है क्या? मतलब इस एक्सिस पर होगा, क्योंकि इसके लिए ना ये ऊपर है ना ये। सेंटर ऑफ मास देख लो, क्या इस एक्सिस पर होगा? अगर मैं इसको पूरा 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, जितना मास इधर है उतना मास, बट ऐसे तो मैं डिवाइड ही नहीं कर सकता हूँ। मतलब लगभग इधर होगा, कितना है सेंटर ऑफ मास इसका? साइन थीटा बाई थीटा। कितना? साइन थीटा बाई थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा इन रेडियन, ये बात याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक आर्क लूं, थीटा कितना लेना है इसमें? बोलो, 90 या 180? कितना लेना है? इधर 90, इधर 90, मतलब 90 लेना है। तो इसका COM जो होगा, जहाँ पर भी होगा इसी एक्सिस पर होगा, क्योंकि इधर जितना मास है उधर इतना मास है, तो मतलब इसी एक्सिस पर होगा COM। तो वो कितना होगा? साइन थीटा, साइन 90, और साथ में R भी आएगा। R साइन 90 डिवाइडेड बाई थीटा इन रेडियन, 90 मतलब π/2, मतलब 2R/π है क्या? वही है ना, 2R/π। ये लिखा सबने?
इसी तरह अगर मैं लूँ एक सेक्टर, वो जो थी आर्क थी, इधर सिर्फ मास ये था, मास डिस्ट्रीब्यूशन ये था। अगर मैं एक सॉलिड लूँ, ये पूरा क्या है, सॉलिड है। अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है, याद रखो, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो इसका आएगा 2/3 r sin थीटा बाई थीटा। 2/3 r sin थीटा बाई थीटा। ये क्या होगा, सॉलिड डिस्क। डिस्क का मतलब सेक्टर लेते हैं हम। बात क्लियर है क्या, समझ में आया? तो देख लो, अगर मैं पूरी एक आधी डिस्क लेता हूँ इतनी, तो थीटा कितना आएगा, थीटा कितना आएगा 90 π/2। मतलब COM जो होगा कितना आएगा, वो आएगा 2/3 r sin 90। 1 होता है डिवाइडेड बाई π/2, π/2 मतलब 2 2s are 4, कितना आएगा 4r/3π। अरे जनरलाइजेशन याद रखा क्या, आर्क के लिए और किसी सेक्टर के लिए याद रखा क्या? अब बाकी बॉडीज जो होगी, बाकी बॉडीज जो होंगी, फॉर एग्जांपल कौन है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, कौन है, ट्रायंगल है, हेमिस्फीयर है, यही हो सकती है शक्लें जो आप लोगों के सिलेबस में है। कौन कौन सी है, कौन है, ट्रायंगल है और हेमिस्फेरिकल शेल है, रिंग है, कौन सा, सॉलिड हेमिस्फीयर हो सकता है और डिस्क हो सकती है। ट्रायंगल, हेमिस्फीयर, रिंग, ये हॉलो होगा, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, एंड डिस्क। ये जो है ना रिंग, ये आधी ही रिंग है, कौन सी, ये, और ये जो है ना हेमिस्फीयर, ये भी आधा ही, क्लियर है क्या, हॉलो हेमिस्फीयर है, तो रिंग है, उसके बाद रिंग भी आधी ही है, सॉलिड हेमिस्फीयर हो सकता है, एंड डिस्क भी आधी ही है। क्योंकि अगर पूरी डिस्क होती, क्या सेंटर पर होता, पूरी रिंग होती सेंटर पर होता, पूरा हॉलो स्फीयर होता या सॉलिड स्फीयर होता, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा जियोमेट्रिक सेंटर पर होता। बात क्लियर है क्या? ये कोन है और ये ट्रायंगुलर प्लेट है। बात क्लियर है क्या? ट्रायंगुलर प्लेट है और ये कोन सॉलिड होना चाहिए। ट्रायंगुलर प्लेट और साथ में हॉलो कोन एक ही जैसा है। इनके फार्मूले याद रखो।
रटना पड़ेगा। कौन चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, हमें इन टर्म्स ऑफ एच निकालना पड़ेगा। और ये जो है बाकी सारी शक्लें हमें इन टर्म्स ऑफ आर निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसमें तो एच आएगा ही, इसमें भी एच, इसमें आर, इसमें आर, इसमें आर एंड इसमें आर। डिवाइड, देखो 2 3 4, क्लियर है क्या? 2 3 4 समझ में आया इतना? 2 3 4 एंड 2 3 4। फिर इतना याद रखा, सोच लो, 2 3 4 एंड 2 3 4। फिर पाई 8 3 पाई। सबसे पहले कैसे याद रखना है इसको? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। क्या? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। C फॉर कोन, T फॉर ट्रायंगल, हॉलो हेमिस्फीयर, रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर एंड डिस्क। बात क्लियर है क्या? तो उनका सबसे पहले अगर हम कोन और ट्रायंगल की बात करें तो हाइट आएगी, बाकी सब इन टर्म्स ऑफ रेडियस आएंगे। तो मतलब फिर क्या करना है? 2 3 4 2 3 4। बात क्लियर है क्या इतना? फिर इतना थोड़ा रट्टा मारना है, पाई 8 एंड 3 पाई। तो हमें सब बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास पता चलेगा। इसका डेरिवेशन भी आप लोगों ने क्लास में किया होगा, बट अभी हमें क्रैश कोर्स में डेरिवेशन, मजाक हो जाएगा ना फिर क्रैश कोर्स का। लिखो नेक्स्ट। रियल में जैसे हम करते हैं ना, RCOM किसके बराबर था? M1 R1 M2 R2 M3 R3, मतलब MI RI समेशन उनका I कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर n तक चलेगा, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ MI। वही है ना, I चलेगा कहाँ से? I रन्स फ्रॉम 1 to n। इसी तरह फॉर बॉडीज वो किसके लिए था? डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। फॉर बॉडीज ऑफ कंटिन्यूस मास या कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है। फॉर बॉडीज ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन RCOM जो है हम लेते हैं समेशन की जगह इंटेग्रल ऑफ DM पॉइंट मास मिला के इंटू R डिवाइडेड बाई इंटेग्रल ऑफ DM। क्लियर है क्या? DM किसके बराबर? लैम्डा dx, सिग्मा ds, रो dv। वही हो सकता है ना अगर हम लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, मतलब dm बाई dx या dr है ना। तो लैम्डा इक्वल टू या dm इक्वल टू लैम्डा dr। अगर लैम्डा कांस्टेंट हो तो कैंसिल हो जाएगा। अगर लैम्डा एज ए फंक्शन, सपोज यूनिफॉर्म रॉड नहीं हो, तो उसमें लैम्डा एज ए फंक्शन ऑफ r या x या y गिवन होगा। क्लियर है क्या? समझ में आया?
लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, मास डेंसिटी ऑफ ए रॉड वेरीज एज लैम्बडा इक्वल टू 10x, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, फाइंड इट्स COM। सेंटर ऑफ मास, तो हमें पता है XCOM, ये along x एक्सिस है रॉड, y और z कोऑर्डिनेट 0, तो अगर ये along x एक्सिस है तो हमें पता है क्या RCOM या XCOM किसके बराबर होगा? अरे XCOM किसके बराबर? XCOM इक्वल्स टू, बोलो, XCOM इक्वल्स टू, अरे कुछ तो बोलो, इंटेग्रल ऑफ DM लैम्बडा dr है ना, या लैम्बडा dx, इंटेग्रल ऑफ x, r की जगह फिर x आएगा, लैम्बडा dx डिवाइडेड बाई इंटेग्रल ऑफ लैम्बडा dx, वो आएगा इंटेग्रल ऑफ लैम्बडा x dx, लैम्बडा कितना है 10x dx डिवाइडेड बाई इंटेग्रल ऑफ 10x dx, बट ये x भी आएगा x इंटू 10x x स्क्वायर। समझ में आया क्या? x लैम्बडा, लैम्बडा की जगह 10x इंटू x 10x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 10x dx, 10 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो वो बनेगा इंटेग्रल ऑफ x स्क्वायर dx, तो आएगा x क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर लेंथ L तक, 0 से लेकर लेंथ L तक, वो बनेगा 2/3 बाहर आएगा इंटू x L माइनस 0 L। बात क्लियर है क्या? अरे समझ में आया? अगर हमें लैम्बडा फंक्शन दिया है तो हम पुट कर लेंगे, अगर नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल अगर नहीं होता तो हम क्या करते? अगर लैम्बडा चेंज ही नहीं होता तो हम क्या बोलते? बताओ, देख लो, अगर लैम्बडा चेंज नहीं होता, लैम्बडा कांस्टेंट, मास डेंसिटी ऑफ ए रॉड इज कांस्टेंट, तो देख लो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, तो इसकी मास डेंसिटी हम कर लेंगे। देखो XCOM इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ dm, इंटीग्रल ऑफ dm कितना आएगा? लैम्बडा dx इंटू एक्स, लैम्बडा dx इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा dx, लैम्बडा ने लैम्बडा को बाहर आके मारा, तो dx डिवाइडेड बाई x वो आएगा x dx डिवाइडेड बाई dx का इंटीग्रल, तो x dx का x स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई x, x ने x को मारा, क्या L/2 आएगा? रूल वही है कि मास डेंसिटी कैसे चेंज होगा। समझ में आया क्या? इसी तरह हम कनेक्टेड ब्लॉक्स को पढ़ेंगे या कनेक्टेड बॉडीज़ को, बाद में कैविटीज़ को पढ़ेंगे। कनेक्टेड बॉडीज़ को और बाद में कैविटीज़ को पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैक्सिमम जगह आप यही एग्जाम्पल देखोगे, ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड A और ये एक डिस्क है ऑफ यहाँ से यहाँ तक, मतलब डायमीटर A, तो रेडियस जो है A/2। ये बिल्कुल दोनों सॉलिड है।
दोनों क्या है, सॉलिड है। तो फाइंड सेंटर ऑफ मास, दोनों एक ही मटेरियल के बने, दोनों की थिकनेस सेम है। देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर a/2 पर है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज मैं अप्लाई करूँगा ये कोऑर्डिनेट्स, क्या इसी पर सेंटर ऑफ मास लाई होगा, क्योंकि इसमें देखो जितना पॉजिटिव वाई में उतना नेगेटिव वाई में है मास, तो वाई में 0 आएगा तो एक्स में हमें आंसर आएगा। देख लो पहला जो है इसके कोऑर्डिनेट्स देख लो क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x कितना है a/2, x कितना है a/2, y कितना है 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x कितना है a + a/2 3a/2, y कितना है 0। अब अगर इसका मास m1 है, दोनों का सिग्मा सेम है, इफ बोथ है सरफेस या एरिया मास डेंसिटी सेम, बोथ है सेम सिग्मा, सिग्मा मतलब मास पर यूनिट एरिया। तो m1 किसके बराबर, सिग्मा a1, एंड m2 किसके बराबर, सिग्मा a2। इस पॉइंट का देख लो, या XCOM किसके बराबर, जनरली देख लो, बाद में इसका देखते हैं। m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 किसके बराबर, सिग्मा a1, सिग्मा a1 x1 प्लस सिग्मा a2 x2 डिवाइडेड बाई सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a2। सिग्मा कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। इसी तरह YCOM कितना आएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ZCOM a1 z1 a2 z2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, वही आएगा। क्या समझ में आया कैसे करना है, ये समझ में आया क्या, सबको समझ में आया। चलो अब इसको करते हैं, करें क्या, क्या YCOM 0 है, XCOM डायरेक्ट कर लें क्या, ये फार्मूला याद रखे ना सबने, पक्का, ओके। देख लो a1 कितना है a², x1 a² x1 जो है a/2, फिर a2 कितना है πr² प्लस a1 x1 हो गया, a2 जो है πr² मतलब a²/4 a/2 का होल स्क्वायर इंटू x2 कितना है 3a/2 डिवाइडेड बाई a/2 का होल स्क्वायर 4, सॉरी, a1 प्लस a2 मतलब a² प्लस πr² पाई a²/4 मतलब वो आएगा a² इंटू a³ इंटू a³ से a² देख लो a³ में कॉमन कर लूँ, इधर क्या बनेगा 1/2 प्लस 3π/8 होल डिवाइडेड बाई a² कॉमन करके 1 प्लस π/4, ये से ये कैंसिल तो बाकी आंसर a इंटू 1/2 प्लस 3π/8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस π/4। समझ में आया क्या सबको, ओके। इसी तरह अगर दो बॉडीज कनेक्ट हो तो कर सकते हो क्या, या तो आप लोग m1 भी लो, m नहीं गिवन है तो एरिया से हम सॉल्व कर सकते हैं।
हो गया क्या सबका? आई होप कि बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर सकते हो क्या? कैविटी, अगर हमने कैविटी बना दी मतलब हमारे पास एक डिस्क है, क्या है ये, इसका रेडियस सपोज r है और हमने उससे ये डिस्क निकाल ली। ये शक्ल पर मत जाओ, फीलिंग्स पर जाओ, देख लो क्लियर है क्या? ये डिस्क जो है इसका रेडियस r/2 है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर r है। पिछले केस में हमने क्या किया था, एरिया ऐड किया था। इस केस में हम क्या करेंगे, एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब XCOM या RCOM किसके बराबर, A1 R1 प्लस नहीं माइनस A2 R2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। बात क्लियर है क्या? इसको सॉल्व करके आप लोग देख लो आएगा क्या। लिखो, इसी पर एक क्वेश्चन लिखो। सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। प्लस आता है माइनस, जब हम तो डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 लिखा सबने। तो इसी फार्मूला को अप्लाई करके इस सॉलिड डिस्क को सॉल्व कर लो जल्दी से। कितना आया देख लो। अगर हम ऐसे देखेंगे, जितना इधर से मास निकाला उतना इधर, मतलब ये इस एक्सिस पर हमारा COM होगा और इधर नहीं, थोड़ा इधर होगा, हैवियर पार्ट की ओर, पहले ही हमने पढ़ा। तो देख लो YCOM, क्योंकि अगर हमने ये 0 0 लिया कॉट ओरिजिन, YCOM A1 पाई R स्क्वायर, R1 0, इसका 0 माइनस A2 पाई R स्क्वायर बाई 4, R/2 का स्क्वायर इंटू R2 R/2, यहाँ से यहाँ तक, क्या इसके सेंटर पर COM होगा, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई, सॉरी प्लस नहीं माइनस पाई R स्क्वायर बाई 4। तो आंसर आ जाएगा कहाँ से कहाँ, माइनस पाई R क्यूब डिवाइडेड बाई 8 होल डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर बाई 4, 4 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर 3 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़र 4 2 ज़र 8, R स्क्वायर से R क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R डिवाइडेड बाई 3 R/2 आएगा क्या, या ऊपर आएगा ना या नीचे, देख लो वो आएगा R/2 इंटू 1/3। तो कितना बनेगा, -R/6
6 माइनस मतलब ओरिजिन से नीचे, ये COM होगा। अरे समझ में आया क्या COM कैसे निकालते हैं? तो आज हमने बेसिक सीखा कि COM के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं। क्या सीखा हमने COM के बारे में कि COM क्या होता है? 2 पार्टिकल सीखा, डिस्क्रीट पार्टिकल सीखा, कंटिन्यूस बॉडी सीखी, 2 बॉडीज़ कनेक्टेड सीखी, और किसी बॉडी से किसी को खाली करना, मतलब इसको हम बोलते हैं ट्रैंक्युएटेड बॉडीज़, या कैविटी प्रॉब्लम बताओ, अगर हम 3D में भी कर लेंगे बाद में तो उसका COM निकाल सकते हैं। बात क्लियर है क्या? ये था बेसिक कैलकुलेशन ऑफ COM। समझ में आया क्या सबको? और COM पर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, या तो बेसिक कैलकुलेशन होगा, क्या एक क्वेश्चन दूं और एक क्वेश्चन देता हूं, लिखो। सपोज ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। इसकी लेंथ A है, मास M है। इसकी लेंथ A है, मास M है। इसकी लेंथ कितनी होगी? A√2 एंड मास कितना होगा? डेंसिटी सेम, तो M√2 होगा क्या? मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 3 रॉड्स। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? A/2 पर। इसका A/2 पर, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट A/2 y 0, इसका x 0 y A/2, इसका दोनों तो A/2 ही होंगे, A/2, A/2 कर सकते हो क्या आगे? कोई भी क्वेश्चन आए जो आप लोगों को क्लास में असाइनमेंट मिले हैं क्रैश कोर्स वालों को, आई होप कि वो सारे क्वेश्चंस अब सॉल्व हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत ही नहीं है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगले वीडियो में आपके लिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लेके आऊँगा, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, यूनिफॉर्म मोशन में है या एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हमने कौन कौन से केसेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो हैव ए ग्रेट डे।